जो लास्ट क्लास अपन लोगों का हुआ था फिजिक्स का, तो उसमें आप लोग प्रेशर तक पिछली बार पढ़ चुके हो। ठीक है, प्रेशर टॉपिक जो है वो पूरा कवर हो चुका था। और अब उसके बाद जो है सो प्रेशर के बाद के जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना पहले टॉपिक रहेगा वो आज हम ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी पढ़ेंगे। पहले ये वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसको आप हिंदी में कहते हैं, ये कहलाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण और ये कहलाएगा गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना, ये आपका चैप्टर का नाम होगा। तो देखो दो पार्ट में पढ़ रहा है ये चैप्टर, एक तो ग्रेविटेशन और दूसरा ग्रेविटी। तो पहले जो है डिस्कस करते हैं कि पहला पार्ट जो है इसका वो डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन क्या होता है, पहले इसकी कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं कि ग्रेविटेशन है क्या। गुरुत्वाकर्षण, देखो ग्रेविटेशन जो होता है ना, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स है ये आकर्षण बल है। फोर्स में आप जनरली देखोगे कि अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स में हम देखते हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है। ठीक है ना, आकर्षण। अब जैसे कि आप मैग्नेट ले लो, तो मैग्नेटिक फोर्स में आप क्या देखोगे कि सेम पोल होगा, अगर एक जैसा पोल होगा तो वो रिपेल करेगा, डिफरेंट पोल होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। वहीं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख लो, सेम चार्जेस होंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, डिफरेंट चार्ज होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो हर जगह आपको रिपल्सन अट्रैक्शन सब देखने को मिलता है। लेकिन जब बात आती है ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये अट्रैक्शन फोर्स होता है। यहाँ पे आकर्षण की ही बात की जाती है, विकर्षण नहीं होता। ठीक है ना, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसके बाद जो ग्रेविटेशन होता है ये आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, नॉन कॉन्टैक्ट असंपर्क बल। इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यह है असंपर्क बल है। अब यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट या असंपर्क बल का क्या मतलब है कि कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, दूर से ही ये फोर्स लगता है ना, डिस्टेंस से ही ये बल अप्लाई होता है, ये इसका मतलब है। ठीक है, इसके बाद आगे बात की जाए अगर कि इसका इफेक्ट नहीं दिखता हमें। आप सभी जानते हो कि ग्रेविटेशन का इफेक्ट हमें नहीं दिखता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें इफेक्ट क्यों नहीं दिखता, क्योंकि ये आपका वीकेस्ट फोर्स होता है इस पूरे यूनिवर्स का। इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे कमज़ोर बल माना गया है, इस पूरे ब्रह्मांड में जो वीकेस्ट फोर्स माना गया है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को माना गया है, गुरुत्वाकर्षण बल को माना गया है। ठीक है ना, वहीं देखो अगर आप न्यूक्लियर फोर्स की बात करोगे, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, तो ये सबसे स्ट्रांग होता है, स्ट्रांगेस्ट होता है ये स्ट्रांगेस्ट, सबसे स्ट्रांगेस्ट बल होता है। वही वीकेस्ट फोर्स में क्या आ जाएगा आपका, ग्रेविटेशन। ठीक है ना, तो थोड़ा सा लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को देखते हैं, न्यूटन के द्वारा इसके कुछ लॉज दिए हुए हैं उनको जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के नियम। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के नियम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लॉज जो है सो किसके द्वारा दिया गया, न्यूटन के द्वारा दिया गया। ठीक है, टोटल 2 लॉ हैं। तो ये लॉ क्या कहते हैं जरा देखते हैं। देखो मान लिया हमने कि 2 बॉडी है, एक है m और एक है स्मॉल m, ये 2 बॉडी है, इनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया r है कि ये किसी r डिस्टेंस पर है। तो अब इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है तो वो किस प्रकार से रहेगा, तो इसमें हम फर्स्ट लॉ के बारे में जरा जानें। प्रथम लॉ, देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है कि ये इनके मास को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो उसके प्रोपोर्शनल ये किसके होगा, फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो साथ में ये भी बढ़ेगा,
अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा मास वाले बॉडीज होंगे तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लॉ हो जाता है और ये प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। वहीं अगर हम सेकंड लॉ की बात करें, तो अब ये सेकंड लॉ क्या कहता है कि यही फोर्स इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि एक चीज बढ़ता है तो दूसरा घटता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो रेडियस मतलब कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर बढ़ता चला जाएगा तो फोर्स कम होता चला जाएगा। मतलब ये बॉडीज एक दूसरे से जितनी दूर जाएंगी इनके बीच का फोर्स उतना कम होता चला जाएगा। ठीक है ना, और जितनी पास आएंगी इनके बीच का फोर्स उतना बढ़ता चला जाएगा। तो वही है कि दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और दोनों के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है जो फोर्स है। अब जब आप इक्वेशन 1 एंड 2 को मिलाओगे, ठीक है ना, इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब इक्वेशन 1 और 2 मिलेगा तो F प्रोपोर्शन टू mm अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, 1 और 2 को जब मिलाया जाएगा। और जब भी एक प्रोपोर्शन हटता है तो इसके बदले में कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शन हटेगा तो इसके बदले में g एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, g mm r स्क्वायर। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हो गया, g mm r स्क्वायर। तो यहाँ पे बात की जाए कि g क्या है, व्हाट इज g हेयर, तो देखो g जो है ना यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको हम हिंदी में गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। यह आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाता है। और अगर इस g के वैल्यू की बात की जाए कि इस g का वैल्यू या मान कितना होता है, तो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, g की। पूछा भी जाता है कि g की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू हो जाती है। चलिए आगे देखा जाए तो देखो, आप खुद ही देखो कि वैल्यू कितना कम है। अगर आप इसका वैल्यू देखोगे तो कितना कम वैल्यू है, और इस कम वैल्यू की ही वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस यूनिवर्स का सबसे वीक फोर्स हो जाता है, वो इस ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल हो जाता है। वजह यही है आपका। ठीक है, कई बार ये जी का यूनिट भी पूछ देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट भी पूछ दिया जाता है कई बार। देखो इसको निकालते हैं, जरा सॉल्व करते हैं। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी फोर्स नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई। आपने क्या पढ़ा, F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम एम। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स का न्यूटन हो गया, रेडियस डिस्टेंस आर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस लेंथ होता है, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, 2 बार स्क्वायर है तो इसलिए मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो ये आपका किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही यूनिट था हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये यूनिट हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है, तो ये न्यूटन के द्वारा दिए गए गुरुत्वाकर्षण के 2 नियम हो जाते हैं आपके। ठीक है, ग्रेविटेशन में आपको इतना ही समझना है, यही है यहाँ पे। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो है ग्रेविटी। थोड़ा ग्रेविटी के बारे में अब डिस्कशन किया जाए। ग्रेविटी को हिंदी में गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। तो जरा जानते ग्रेविटी क्या होता है। देखो, आप किसी भी चीज को ऊपर की ओर फेंकोगे तो अर्थ एक वेलोसिटी के साथ उसे अपनी तरफ खींचेगी।
अब जब एक वेलोसिटी के साथ जब अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही है तो उसमें एक एक्सेलरेशन भी देखा जाएगा, उसमें एक त्वरण भी देखा जाएगा, तो उसी को यहाँ पे ग्रेविटी कहते हैं। इसका पूरा नाम ही क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हिंदी में तो पूरा ही है, गुरुत्वीय त्वरण। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसको छोटे g से डिनोट किया जाता है, छोटे g से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है ना। अब आप यहां पे देखो कि आप पीछे पढ़ के आए हो F इक्वल टू, क्या पढ़ा आपने? F इक्वल टू आपने पढ़ा G/m/r²। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन के मोशन के सेकंड लॉ में याद करो, आपने ये निकाला भी था कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब इसी एक्सेलरेशन को आपने यहां पे ग्रेविटी माना हुआ है, g। इसी एक्सेलरेशन को आपने g माना है, तो यहां पर जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। अब जब आप इस फोर्स की जगह mg रखोगे तो ये हो गया G/m/r²। तो m से m हो गया कैंसिल। ठीक है ना, m से m हो गया कैंसिल। तो जब m से m कैंसिल हुआ तो आपका g इक्वल टू क्या आ गया? G/m/r²। ये ग्रेविटी का सूत्र हो गया। ठीक है, ये ग्रेविटी का आपका फॉर्मूला हो गया G/m/r²। ठीक है ना। अब यहां पे जितनी भी चीजें आपने लिखी हैं जरा इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने ग्रेविटी का सूत्र क्या निकाला? G/m/r²। अब यहां पे G क्या क्या है? देखो G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप जानते ही हो कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपकी G की वैल्यू होती है। यहां M क्या है? यहां M है मास ऑफ अर्थ, M है मास ऑफ अर्थ, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ये मास ऑफ अर्थ हो गया। ठीक है, यहां पर आपका R क्या है? R है रेडियस ऑफ अर्थ। हेयर R इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6400 किलोमीटर होती है, 6371 किलोमीटर होती है। लगभग में आप इसको 6400 किलोमीटर लिख सकते हो। ठीक है, तो जब आप इन सब की वैल्यू यहां पुट करोगे, सबकी वैल्यू है ही आपके पास, G की वैल्यू भी है, M की वैल्यू भी है, R की वैल्यू भी है। जब आप इन सब की वैल्यू यहां पुट करोगे तो G इक्वल टू आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके G की वैल्यू आती है। तो ये जो आप G का वैल्यू देख रहे हो ये एट दी सरफेस ऑफ अर्थ है, ध्यान रखना, पृथ्वी के सतह पर। ये जो वैल्यू आया है ये आया है एट दी सरफेस ऑफ अर्थ। ये मान पृथ्वी के सतह पर आया है, एट दी सरफेस ऑफ अर्थ आया है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बोला कि ये अर्थ के सरफेस पर है? क्योंकि आपने सारी वैल्यू ही अर्थ की ली है, मास भी आपने अर्थ का ही लिया है, रेडियस भी आपने अर्थ का ही लिया है ना। तो ये अर्थ के सरफेस पे वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू वेरी करता है, हर जगह सेम नहीं होता। ठीक है ना, इसकी वैल्यू वेरी करती है। तो जानते हैं जरा कि इसके वैल्यू में वेरिएशन कैसे आता है, इसकी वैल्यू वेरी कैसे करती है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ G। G के मान में परिवर्तन, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ G, कि कैसे G का वैल्यू चेंज होता है, कैसे G का वैल्यू बदलता है। ठीक है, देखो बात की जाए अगर G के वैल्यू की, तो सबसे पहले ये पॉइंट डिस्कस करते हैं कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के सतह पर, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के सतह पर G का जो वैल्यू होता है ना वो हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है। पृथ्वी के सतह पर G का मान सबसे ज्यादा होता है। वैल्यू जो है भैया, वैल्यू जो है रिड्यूस होता है, चाहे आप हाइट पे चले जाओ और चाहे आप डेप्थ में चले जाओ, दोनों के साथ। अगर आप पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पे जाओगे तो भी, और पृथ्वी के गहराई में जाओगे तो भी, दोनों के ही साथ G की वैल्यू क्या होती है? डाउन होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो G का वैल्यू सबसे ज्यादा कहां होता है? अर्थ के सरफेस पे होता है।
ठीक है ना। और अगर आप अर्थ के बिल्कुल सेंटर में चले गए, अगर आप पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में चले गए, तो यहां तो वैल्यू जो है वो हो जाता है 0, यहां पे वैल्यू हो जाती है 0, 0 हो जाती है, यहां पर वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। चलिए इसके बाद दूसरा वेरिएशन देखते हैं। ये तो हमने हाइट और डेप्थ के साथ जाना। अगला वेरिएशन कि जब आप इक्वेटर से विषुवत रेखा से पोल्स की तरफ जाएंगे, जब आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो फिर इस g की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस g के मान पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। देखो पीछे आप लिख के आए हो, g होता है आपका Gm/r², ये g का सूत्र था, ठीक है। अब अर्थ में आप क्या देखते हो कि ये बीचों बीच इक्वेटर है, फिर आप बढ़ो पोल की तरफ, आप ध्रुव की तरफ बढ़ो, आप क्या फाइंड कर रहे हो कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो तो अर्थ का रेडियस घटता जा रहा है, अर्थ की त्रिज्या घटती जा रही है। तो अगर अर्थ का रेडियस घटेगा तो जी का वैल्यू बढ़ेगा, अगर पृथ्वी की त्रिज्या घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा। तो इसीलिए पोल्स पे जी का वैल्यू ज्यादा होता है, पोल्स पे जी का वैल्यू ज्यादा होता है, जबकि इक्वेटर पे ऊपर क्या होता है, लेस वैल्यू होता है जी का। इक्वेटर पे कम मान होता है, पोल्स पे वैल्यू ज्यादा होती है जबकि इक्वेटर पे वैल्यू कम होती है, क्योंकि रेडियस घटता जा रहा है पोल्स की तरफ, रेडियस घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीज है। अब तीसरा इफेक्ट जानते हैं। एक प्रभाव ग्रेविटी के ऊपर रोटेशन ऑफ अर्थ का भी हो सकता है, बट ये एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग है, मतलब ऐसा होगा तो नहीं। अब रोटेशन ऑफ अर्थ का अगर हम जी के वैल्यू पर प्रभाव की बात करें, तो अगर पृथ्वी के रोटेशनल स्पीड को घटा दिया जाए, अगर पृथ्वी के घूर्णन गति को कम कर दिया जाए, रोटेशनल स्पीड को डाउन कर दिया जाए, तो इसमें क्या होगा, फिर जो ग्रेविटी है वो इंक्रीज हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण कह रहा हूं, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा, ठीक है, सॉरी, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर स्पीड पृथ्वी के घूर्णन की गति को कम कर दिया जाए, पृथ्वी धीरे घूर्णन करे तो ग्रेविटी बढ़ जाएगी, और वहीं अगर अर्थ के रोटेशनल स्पीड को बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, अगर पृथ्वी के घूर्णन गति को तेज कर दिया जाए तो फिर ग्रेविटी डाउन हो जाएगा, ग्रेविटी कम हो जाएगा, ग्रेविटी की वैल्यू घट जाएगी। ओके, तो ये चीज है। अब देखो यहीं पे ना थोड़ा सा मास और वेट के बीच में भी डिफरेंस जानते हैं। मास और वेट का भी यहां से रिलेशन होता है, तो इनके बीच के अंतर को भी समझते हैं। मास एंड वेट, द्रव्यमान और भार, ठीक है। देखो मास क्या होता है, कोई भी चीज जिस चीज का बना हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उसका मास है, ठीक है ना। जबकि वेट क्या होता है कि जब आप, वेट एक तरह का फोर्स होता है, जब आप मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, जब आप द्रव्यमान को त्वरण से गुणा कर दोगे, तो ये आपको वेट देता है, ठीक है ना। ये जो मास आप देख रहे हो ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि, जबकि वेट क्या होता है, वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स है एक तरह से। ये वही जो आप पृथ्वी पर एक तरह से वेट लगा के फोर्स लगा के बैठे हो, वही आपका वेट है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है ना। हिंदी में आप इसे क्या कहोगे, सदिश राशि। यह एक सदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। वहीं मास कभी चेंज नहीं होता, मास नेवर चेंजेस, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, कहीं भी चले जाओ।
आप इस पृथ्वी पे कहीं भी चले जाओ, मास कभी चेंज नहीं होता, बट वेट चेंज होता है। वेट चेंजेस, ये परिवर्तनीय है। क्यों चेंजेस? बिकॉज ग्रेविटी चेंज होता है। अब जब ग्रेविटी फिक्स नहीं है तो इसलिए वेट भी चेंज करेगा, वेट भी फिक्स नहीं होता। मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, ठीक है। मास को जो मापने की इकाई होती है उसको केजी, मास को केजी में मापा जाता है, जबकि वेट को हम न्यूटन में मापते हैं। देखो एक ना मिस्टेक है हमारे डेली लाइफ में कि हम तराजू पे जो कुछ भी तौलते हैं वो वेट होता है, ठीक है, तो हम उसको किलोग्राम में हम यूज करते हैं, बट ये रॉन्ग है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, भौतिकी विज्ञान के अकॉर्डिंग ये गलत है। एक्चुअली वो किस में होना चाहिए? न्यूटन में होना चाहिए, क्योंकि वेट का यूनिट न्यूटन होता है। बट ठीक है, हम इसको किलोग्राम यूज करते हैं तो वो रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो गलत है। तो ये आपका डिफरेंस हो जाता है। चलो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखो कोई बॉडी है, कोई भी पिंड है, ठीक है, तो अर्थ के ऊपर, पहले अर्थ पे बात कर रहे हैं कि अर्थ के ऊपर जो इसका मास है, अर्थ के ऊपर जो इसका मास है वो है 10 किलोग्राम, 10 केजी अर्थ पे, ठीक है ना। बॉडी है, पृथ्वी पर इसका मास 10 किलोग्राम है। तो जब ये बॉडी मून पे जाएगा, मून पे, तो आपको बताना है कि फिर मून पे इसका मास कितना होगा और मून पे ही इसका वेट कितना होगा। तो मून पे मास एंड वेट कितना होगा, ये आप एक बार सॉल्व करके देखो। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है मैंने आपको, कोई भी बॉडी जो है इसका जो अर्थ पे मास है वो 10 किलोग्राम है, फिर आपको मून पे मास एंड वेट निकालना है इसका, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ जरा, ठीक है। देखो एक चीज मैंने आपको बताया था कि मास नेवर चेंजेस, मास कभी चेंज नहीं होता। तो मून पे जाओगे तो मास तो सेम रहेगा 10 किलोग्राम, मून पे मास तो 10 किलोग्राम ही रहेगा। अब बात है वेट की। चलो पहले इस बॉडी का अर्थ के ऊपर वेट निकालते हैं, कितना होगा। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी। तो मास 10 किलोग्राम है, ग्रेविटी 9.8 है ना। ग्रेविटी अर्थ के ऊपर इतना ही होता है, 9.8 पीछे पढ़ के आए हो। तो वेट अर्थ के ऊपर हो गया 98 न्यूटन, ये अर्थ के ऊपर हुआ। अब हमें मून पे निकालना है। तो ना मून पे जो ग्रेविटी होती है, मून पे अगर आप ग्रेविटी की बात करोगे तो ये 1/6 ऑफ अर्थ होता है। चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी से 6 गुना कम होता है। तो 6, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वेट भी 6 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है ना, भार भी 6 गुना कम हो जाएगा। तो जब मून पे वेट की बात की जाएगी, मून पे जब वेट देखा जाएगा तो सीधा 98/6 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके जो भी आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही आएगा, 13.3 समथिंग न्यूटन, 6 टाइम्स लेस हो जाएगा।
तो ये आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन का। बाकी आपने इसमें मून एंड मास एंड वेट के बारे में भी जाना। चलो अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। जो अगला टॉपिक है डेट इज साउंड। अब हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि, साउंड पढ़ेंगे, ठीक है। देखो साउंड जो होता है, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी, अगर आप किसी भी वस्तु की बात करोगे जिसमें कंपन है, वाइब्रेशन है, तो कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी क्या करती है कि साउंड क्रिएट करती है, ठीक है ना। किसी भी बॉडी में वाइब्रेशन साउंड का एक वजह होता है, ठीक है। अब जैसे हमारी ही बात करते हैं, ह्यूमन, तो ह्यूमन के ही अंदर क्या होता है, वोकल कॉर्ड होता है, और हमारे वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन से ही हमारे अंदर साउंड क्रिएट होता है, हमारे अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है वोकल कॉर्ड की वजह से, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को आप पीटोगे तो उसमें वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन होगा तो साउंड होगा। अब साउंड के अगर आप ट्रैवलिंग की बात करो तो साउंड वेव्स के फॉर्म में तो ट्रैवल करते ही हैं, है ना। तो ये किस तरह का वेव्स होता है, जो साउंड वेव होता है ना, वो आपका होता है मैकेनिकल वेव। साउंड वेव्स जो होते हैं वो मैकेनिकल वेव्स होते हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं ये। दीज आर मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे होती हैं साउंड वेव्स जो होती हैं, ठीक है। और साउंड का वेव ट्रैवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम चाहता है। आई मीन कि मैकेनिकल वेव्स उन्हें कहते हैं जो विदाउट मीडियम ट्रैवल नहीं कर सकते। इनको ट्रैवल करने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की जरूरत होती है। तो इन वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अब आप साउंड का अगर आप एक वेव्स देखोगे, ठीक है ना, एक वेव्स पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं। जैसे हमने ये साउंड का एक वेव बना लिया, ये जो आप देख रहे हो, ये इस चीज को हम वेवलेंथ कहते हैं। जो डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस देख रहे हो, इसको वेवलेंथ कहते हैं। ये साउंड कितना उठा, इस चीज को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। एम्पलीट्यूड, इसे हिंदी में विपुलता कहते हैं, और इसे हिंदी में तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे हिंदी में तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है ना। ये साउंड वेव्स के पास ये दो चीज़ें हैं जो आपने देखा। कौन कौन सी दो चीज़ें? एक हो गया आपका एम्पलीट्यूड और दूसरा हो गया वेवलेंथ। देखो इसके अलावा साउंड में एक और चीज़ की बात की जाए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, तो इसके अलावा फिर साउंड में एक फ्रीक्वेंसी भी होता है। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। जो प्रति इकाई समय में उत्पन्न होने वाले तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसको हिंदी में आवृत्ति कहा जाता है, ठीक है। तो प्रति इकाई समय में उत्पन्न होने वाले तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1/टाइम, 1/टाइम, ठीक है। 1/टाइम, ये इसका सूत्र हो गया। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम होता है। अब वहीं जब इसको आप देखते हुए इसके यूनिट की बात करोगे कि इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट होगा हर्ट्ज। हर्ट्ज इसकी इकाई हो जाएगी, ठीक है। या फिर पर सेकंड, टाइम नीचे है ना, तो पर सेकंड या हर्ट्ज। एक मिनट, हाँ जी, तो यूनिट क्या हो जाएगी? हर्ट्ज और पर सेकंड, ये भी ब्रैकेट में पर सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। अब यहीं पे जरा साउंड के स्पीड के बारे में चर्चा की जाए, ठीक है ना, कि साउंड का स्पीड क्या होता है। स्पीड ऑफ साउंड अगला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल। देखो सिंपली ध्वनि की चाल क्या होता है? ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये इसका सूत्र बन जाता है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ साउंड होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य।
आवर्ती गुणा तरंग दैर्घ्य। ठीक है, और अगर आप फ्रीक्वेंसी का सूत्र पुट कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेवलेंथ अपॉन टाइम। फ्रीक्वेंसी की जगह 1 अपॉन टाइम आ जाएगा, तो वेवलेंथ अपॉन टाइम। तो ये भी सूत्र हो सकता है, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, तो ये स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है ना। अब एक चीज कि ना, जैसे जैसे अगर हम बात करें कि जैसे जैसे साउंड का डेंसिटी, मीडियम का डेंसिटी बढ़ता है, ये मैंने आपको डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट में समझाया था कि डेंसिटी ऑफ मीडियम अगर इंक्रीज होता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम अगर इंक्रीज होता है तो इसके साथ क्या होता है कि स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होता है, तो ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। ठीक है ना। अगर माध्यम का घनत्व बढ़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना। देखो और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे साउंड का स्पीड डिपेंड करता है, इन फैक्टर्स को देखते हैं जरा। ठीक है ना। सबसे पहले टेम्परेचर, तापमान। देखो तापमान अगर मीडियम का बढ़ता है तो साउंड का स्पीड बढ़ता है। ठीक है ना। अगर माध्यम का तापमान बढ़ता है तो साउंड की स्पीड भी बढ़ती चली जाती है, तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। दूसरा है प्रेशर। भाई ध्यान रखना कि साउंड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, साउंड के स्पीड पर नो इफेक्ट, साउंड के स्पीड पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं होता, नो इफेक्ट। ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर के बाद बात करें अगर ह्यूमिडिटी, तो मीडियम में यानी कि एयर में अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो साउंड का स्पीड डिक्रीज होता चला जाता है ना, स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का ये असर होता है, आर्द्रता जितनी बढ़ती जाएगी तो साउंड का स्पीड कम होता जाएगा। ठीक है ना। वहीं अगर आप बात करोगे डेंसिटी की, तो डेंसिटी का, घनत्व का तो बता ही चुका कि घनत्व बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। मीडियम का डेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो साउंड का स्पीड भी बढ़ता चला जाता है, ये इंक्रीज करता है। ठीक है। वहीं चलो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो साउंड के स्पीड को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा साउंड में और भी कुछ चीजें होती हैं, लाइक जैसे अगर हम साउंड के लाउडनेस की बात करें, लाउडनेस, प्रबलता, साउंड में प्रबलता, लाउडनेस, लाउडनेस मतलब तेज, है ना। तो साउंड का जो लाउडनेस होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे, विपुलता पर। ध्यान रखेंगे कि जो साउंड का लाउडनेस है वो आपका डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे। ऑलवेज इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। ठीक है। वहीं अगर आप साउंड के पिच की बात करोगे, पिच, त्वरिता, साउंड के पिच की बात करोगे तो जो साउंड का पिच होता है ना वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, ये चीज आवृत्ति पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब पिच क्या है, लाइक से देखो, पिच होता है आवाज का पतला होना, कि आवाज में कितना पतलापन है। ऐसे देखो लॉयन का है, तो लॉयन का साउंड होगा लाउडनेस, लाउड होगा, लेकिन पिच लो होगा, लो पिच। ठीक है। अब जैसे मॉस्किटो है, अब मॉस्किटो में लाउडनेस तो नहीं होता ज्यादा, लेकिन साउंड इसका हाई पिच होता है, पतली आवाज होती है। वहीं अगर आप मेल फीमेल ले लो, जैसे पुरुषों में, पुरुष में क्या होता है, मेल में, पुरुष में क्या होता है कि साउंड लाउड होता है, लेकिन वहीं जब आप फीमेल लेंगे तो यहां पे साउंड लाउड नहीं होता, पिच हाई होता है, पतली आवाज होती है महिलाओं की। तो ये अंतर होता है पिच और लाउडनेस में। तो लाउडनेस डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड पे, और लाउडनेस को मापते हैं डेसिबल में। फ्रीक्वेंसी तो आप जानते ही हो, ठीक है, किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में, इसको डेसिबल में मापा जाता है, डीबी कहते हैं। और कोई भी साउंड तो जनरली 80 डेसिबल से ऊपर का होता है, 80 डेसिबल से, 80 डेसिबल से ऊपर का होता है, तो वो हमारे लिए ध्वनि प्रदूषण बन जाता है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, वो ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। चलिए इसके बाद अब बात करें ऑडिबल साउंड की।
देखो वेव्स यहाँ पे तीन तरह के हो जाते हैं। एक होता है इंफ्रासोनिक वेव, दूसरा होता है ऑडिबल वेव, ऑडिबल, और तीसरा होता है अल्ट्रासोनिक। तीसरा हो गया अल्ट्रासोनिक। अब ये तीनों वेव्स में क्या डिफरेंस है? देखो जो इंफ्रासोनिक होते हैं इनका जो फ्रीक्वेंसी होता है लेस देन 20 हर्ट्ज होता है, 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी होती है। ऑडिबल का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज होता है, और जो अल्ट्रासोनिक होता है इसका होता है मोर देन 20,000 हर्ट्ज। ठीक है ना, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का अगर वो वेव होता है तो उसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं। अल्ट्रासोनिक के कुछ ये यूजेस भी हैं, लाइक जैसे मेटल्स वगैरह को साफ करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक जो है मेटल्स वगैरह को साफ करने में यूज़ करते हैं। बॉडी के इंटरनल पार्ट के पिक्चर वगैरह को क्रिएट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके यूज़ हैं। ओशियन के डेप्थ को मेजर करने के लिए अल्ट्रासोनिक का यूज़ करते हैं। सोनार में अल्ट्रासोनिक का यूज़ किया जाता है। ये सारे यूज़ है। अर्थक्वेक में इंफ्रासोनिक वेव्स क्रिएट होता है। ठीक है, जबकि ऑडिबल वेव्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम सुन सकते हैं, ह्यूमन। हम सिर्फ इन्हीं तरंगों को सुन सकते हैं, इनके अलावा हम अदर वेव्स को नहीं सुन सकते। जो हमारे लिए ऑडिबल होता है वो ओनली कौन सा होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। बाकी देखो जो चमगादड़ होते हैं वो इसी वेव्स को क्रिएट करते हैं, अल्ट्रासोनिक को। चमगादड़, बैट, और बैट इसी वेव से पूरा का पूरा जो है सो फिगर, मतलब सामने का स्ट्रक्चर तैयार करके वो चलता फिरता है। ठीक है ना, उसी से डायरेक्शन इसको मिलता है। तो बैट के द्वारा भी अल्ट्रासोनिक वेव ही क्रिएट होता है। ठीक है, तो भाई ग्रेविटी, ग्रेविटेशन और साउंड, ये तीनों पार्ट आपका यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, और एक आध क्लास और है, एक क्लास समझ लो और है, फिर फिजिक्स का ये मेजर टॉपिक सारा खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अगले क्लास से इसके आगे डिस्कशन शुरू करेंगे। तब तक आप सभी लोग इसको कवर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।